नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। तैयार हो तो जल्दी से रजिस्टर निकालिए और बड़ी बड़ी हेडिंग डालिए, फाइलम पोरीफेरा। लेकिन पोरीफेरा को समझने से पहले हमें सारे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन याद रहना चाहिए कि हमने किस बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। तो आपको सब कुछ याद रहना चाहिए। तो आप बार बार पहली 3 क्लास बार बार रिवाइज करते रहा करो कि 11 फाइलम कौन से हैं, उन 11 फाइलम के सिस्टम यानी कि सीक्वेंस में नाम आपको याद रखने हैं, और फिर कोर्डेट क्या है, नॉन कोर्डेट क्या है, सिलोम क्या है, सब कुछ बार बार आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला फाइलम है पोरीफेरा। ठीक है, बिल्कुल भी हमें रटना नहीं है, बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है। तो जितना एनसीईआरटी में है वो बहुत सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी जहाँ थोड़ा और एक्स्ट्रा की ज़रूरत है हमें वो भी करना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी सबसे दुनिया में गोल्डन बुक्स है, एक एक वर्ड बड़े मोती की तरह उसमें लिखा हुआ है। तो आप एनसीईआरटी के रटना नहीं है, ये नहीं कि मैंने लैंग्वेज रट के बैठ गए, हम उस एक एक वर्ड का मीनिंग समझना हमें। तो पोरीफेरा क्या है, तो बहुत ध्यान सुनिए, हेडिंग डालिए पहले पोरीफेरा। पोरी मतलब पोर्स, पोरी मतलब पोर्स यानी छिद्र, होल। तो फाइलम पोरीफेरा में हमने ऐसे एनिमल को ग्रुप किया है, यानी हमने ऐसे एनिमल का एक ग्रुप बनाया है जिनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट है, यानी कि द बॉडी ऑफ द पोरीफेरंस इज वेरी सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट बॉडीड है और इनकी बॉडी में क्या है, पोर्स है। तो द बॉडी ऑफ पोरीफेरंस बियर पोर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पोरीफेरंस। तो पोरीफेरंस आर पोर्स बियरिंग एनिमल्स। दो तरह के पोर्स हैं, देर आर 2 टाइप्स ऑफ द पोर्स। एक ओस्टिया है, ओस्टिया, और एक ओस्कुलम है। क्या लोकेशन है, क्या फंक्शन है, अभी हम उस पर नहीं गए। अभी हमने सिर्फ पढ़ा कि पोरीफेरंस के पास पोर्स हैं, इसकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, और देर आर 2 टाइप्स ऑफ द पोर, एक ओस्टिया और एक ओस्कुलम। इसका सिंगुलर टर्म है ओस्टियम, बट देर आर मैनी ओस्टिया, यानी बहुत सारे पोर्स होते हैं, यानी कि कहीं पर किसी स्पंज में एक ओस्टियम होता है। देर आर ऑलवेज मैनी पोर्स। कौन से, ओस्टिया। ओस्कुलम का जो प्लूरल है, यानी कि इसका जो सिंगुलर है वो क्या है, ओस्टियम। और जो ओस्कुलम है ये खुद अपने आप में सिंगुलर टर्म है, क्योंकि यूजुअली स्पंज के अंदर एक ओस्कुलम मिलता है, बट देर आर मैनी, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका प्लूरल टर्म है ओस्क्यूला। तो ओस्क्यूला आर, ओस्कुलम इज, ओस्टियम इज, ओस्टिया आर। ठीक, इसे अभी ऐसे रहने देते हैं। तो पोरीफेरा कहाँ मिलते हैं, यानी ये एनिमल कहाँ मिलते हैं जो पोरीफेरंस हैं। तो आपने कहा सर हमें ये भी समझना है कि दिखते कैसे हैं। सर जब तक हमारे दिमाग में एक इमेज नहीं होगी तो हम क्या समझेंगे कि वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। तो हमने प्यारे बच्चों, आप जानते हैं दे आर एसिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल हैं, इनकी बॉडी की कोई फिक्स बनावट नहीं है। कुछ स्पंज ऐसे दिखाई देते हैं आपको, बहुत सारी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुछ स्पंज ऐसे दिखते हैं, कुछ स्पंज हमें ऐसे दिखाई देते हैं एकदम थैलोइड टाइप। ये इनकी बॉडी पर पोर्स है, ये इनकी बॉडी पर पोर्स है। तो जो पूरी बॉडी पर ये माइन्यूट पोर्स है ये सबस्ट्रेटम से अटैच है। आपने कहा सर वेयर पोरीफेरंस आर फाउंड, तो दे आर टोटली एक्वेटिक, ये पानी में मिलते हैं, और पानी में ये फ्री स्विमिंग नहीं है, दे आर सिडेंट्री, ये सिडेंट्री है। दीज एनिमल्स आर सिडेंट्री। सिडेंट्री मीन्स दे आर फिक्स टू देयर पोजिशन, ये अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। तो वाटर के अंदर ये कहीं ना कहीं नीचे रॉक्स, किसी ना किसी स्टोन, यानी किसी ना किसी सरफेस से अटैच रहते हैं। जिस सरफेस से ये अटैच होते हैं, यानी उस सबस्टांस को, उस सरफेस को सबस्ट्रेटम कहते हैं जिससे ये अटैच है। ठीक, तो ऑल पोरीफेरंस आर सेडेंटरी इन नेचर, और इनकी पूरी बॉडी पर दीज माइन्यूट पोर्स, ये माइन्यूट पोर्स है,
दीज आर माइन्यूट पोर्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड ओस्टिया। ये जो पोर्स हैं जो पूरी बॉडी पर आपको दिखाई देते हैं, दीज आर ओस्टिया, दीज आर ओस्टिया। और जो ऊपर आपको ये पोर दिखाई दे रहा है, एक लार्ज होल दिखाई देता है, दिस पोर इज कॉल्ड ओस्कुलम। तो देयर में बी मैनी ओस्कुलम, यूजली वन बट देर आर मैनी, ये भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दिस इज ओस्कुलम। आपने कहा सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओस्कुलम और ओस्टिया, हमने अभी डिफरेंट फॉर्म्स और देख लेते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, और कुछ हमें ऐसे इरेगुलर से दिखते हैं क्योंकि इसिमेट्रिकल और इनकी बॉडी से बहुत सारी ब्रांचेज निकल रही हैं। तो कुछ हमें इस तरह के दिखते हैं, इनकी पूरी बॉडी पर पोर्स हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोरिफेरेंस। तो इसमें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो ये ऐसे दिखते हैं, ये कौन सा पोरिफेरेंस है? साइकोन। साइकोन इज ऑल्सो नोन एज स्काइफा। दिस इज यू स्पोंजिया। यू स्पोंजिया पोरिफेरेंस ऐसे दिखते हैं। दिस इज स्पोंजिला, दिस इज स्पोंजिला। तो स्पोंजिला, साइकोन, यू स्पोंजिया, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोरिफेरेंस, यानी दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोरिफेरेंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाथ स्पंज, इसको बाथ स्पंज भी कहते हैं। अब एक पॉइंट और, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे दिखते हैं। तो रेगुलर शेप्ड है, कोई फिक्स नहीं है, इनको हम किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते। तो सीधी बात कि इनके अंदर सिमेट्री नहीं है, दे आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल। पोरिफेरेंस आर कॉमनली कॉल्ड, पोरिफेरेंस आर कॉमनली कॉल्ड, स्पॉन्जेस। क्यों कहलाते हैं स्पॉन्जेस? स्पॉन्जेस या स्पंज एक ही बात है। तो स्पॉन्जेस या स्पंज क्यों कहलाते हैं? बिकॉज देयर बॉडी इज सॉफ्ट। तो आप एक स्पंज रसगुल्ला खाते हैं, तो जब स्पंज रसगुल्ला जब आपके घर आएगा तो आप देखना वैसे दबाएंगे, बड़ा सॉफ्ट होता है। तो इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट है, इसलिए इनकी बॉडी को क्या बोलते हैं? जनरली दे आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। तो दीज आर सॉफ्ट बॉडीड, हेंस दे आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। एंड प्लीज मेंशन सम एग्जांपल ऑफ स्पॉन्जेस, साइकोन, स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक। अब एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रहते हैं। अब दो तरह का पानी होता है, आज बेसिक टर्म बहुत सारी सीखनी है। दो तरह का वाटर होता है, एक मैराइन वाटर, इसे मैरीन भी बोलते हैं, मैराइन भी बोलते हैं, यानी कि सॉल्टी वाटर जिसमें नमक बहुत ज़्यादा हो। ये वाटर हमें कहाँ मिलेगा? ओशियन में, समुद्र में मिलेगा, सी में मिलेगा, ये नमकीन पानी है। और एक होता है फ्रेश वाटर, माइन्यूट सॉल्ट इसमें भी होता है बट कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट नील। तो एक होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब रिवर का पानी, पौंड का पानी यानी तालाब, नदी, लेक, झील का पानी, ये कंपैरेटिवली लेस सॉल्टी है, ये इसलिए फ्रेश वाटर कहलाता है। फ्रेश का मतलब ये नहीं कि सर ने कहा था फ्रेश वाटर, कहीं फ्यूचर में आप किसी नदी के पास से गुजरे और उठा के पी गए, सर ने कहा था ये फ्रेश वाटर है, पौंड का पानी पी गए, ऐसा नहीं है कि पीने के लिए वो हाइजेनिक है। फ्रेश वाटर मीन्स दिस इज लेस सॉल्टी, या इसके अंदर सॉल्ट नहीं होते, इसलिए हम इसे फ्रेश वाटर कहते हैं। तो ऑल स्पॉन्जेस यानी पोरिफेरेंस आर एक्वेटिक बट दे आर मेनली मैराइन। सभी मैराइन है, सभी समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज, इसे फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। अब ये आप मार्फोलॉजी देख रहे हैं, मार्फोलॉजी मतलब ये आप स्पंज देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है उसके लिए तो हमें सेक्शन कट करना पड़ेगा ना। दूसरा पॉइंट, दिस इज ऑस्टिया एंड दिस होल इज कॉल्ड ओस्कुलम दैट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द बॉडी। ऑस्टिया के थ्रू वाटर कंटिन्यूअसली इन पोर्स से एंटर करता है, यानी कि जो वाटर है इन्हीं पोर से लगातार बॉडी के अंदर एंटर करता है। जिस ओपनिंग से कोई चीज अंदर आती है, जैसे हमारे घर में एक जल बोर्ड का वाटर सप्लाई आती है, तो वो पाइप को जिससे पानी अंदर आता है उस होल को, उस पाइप को हम इनलेट बोलते हैं, इनलेट। तो जिससे कोई चीज एंटर कर रही है बॉडी में वो इनलेट है।
और जिस होल से, जिस नाली से हमारे घर का गंदा वेस्ट वाटर जाता है उसे हम आउटलेट कहते हैं। ऐसे माउथ हमारा इनलेट है क्योंकि इससे हम कोई चीज अंदर लेते हैं, और एनस से हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, उसे हम आउटलेट कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द पोर्स इन द बॉडी ऑफ स्पंज, ओस्टिया एंड ओस्कुलम। दीज ओस्कुलम एक्ट एज आउटलेट, ये आउटलेट की तरह बिहेव करते हैं, इनसे वाटर बाहर निकलता है। यानी इनके अंदर कैविटी है, जब हम इनका सेक्शन कट करेंगे तो इनके अंदर कैविटी है, ऐसे समझ लीजिए ये है स्पंज, ये होल है। तो यहां से वाटर अंदर गया और यहां देखो कैविटी है, दिख गई ना कैविटी, इस कैविटी में गया और यहां से ऊपर से बाहर निकल गया। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज अंदर एंटर होती जा रही है बाहर ही ना निकले। ऐसा कभी होता है कि हम खाना खाए जा रहे हैं और अनडाइजेस्टेड बाहर ही ना निकले। कॉन्स्टिपेशन भी होगा, उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज किसी के अंदर भरे जा रही है और वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी। तो जहां इनलेट है तो नेचर ने आउटलेट भी दिया है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी आप एनिमल पढ़ेंगे जिनकी बॉडी में, और हम पढ़ा भी चुके हैं, एक ही ओपनिंग है, वही इनलेट है, वही आउटलेट है। याद करिए फर्स्ट क्लास इन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जरूरी नहीं है कि सेपरेट आउटलेट हो, बट जहां इनलेट है तो वहां आउटलेट भी होगा ही होगा। तो आपने कहा सर ये बताइए कि वाटर यहां से अंदर एंटर हुआ बॉडी के अंदर और यहां से वाटर बाहर निकल गया सर, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ? तो हमने बेनिफिट ये हुआ कि जब बॉडी, जब ये फिक्स है, जब ये कहीं मूव नहीं करते, हम जो एनिमल्स हैं मूव करते हैं, हम खाने तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, खाना उठा के खा लेते हैं। तो ये तो अपनी बॉडी पर, अपनी जगह पर फिक्स है। प्लांट भी अपनी जगह फिक्स है, हायर एनिमल प्लांट्स। तो वो हायर प्लांट्स जैसे पीपल का पेड़ हो गया, आपने एक बरगद का ट्री देख लिया, आपने एक बनाना देख लिया, अपने नियर बाय जितने देखते हैं, दे आर, दीज प्लांट आर फिक्स टू देयर पोजीशन। तो वो भी कहीं नहीं जाते, बट दे आर ऑटोट्रोफिक, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए उन्हें कहीं फूड लेने की जरूरत नहीं है। बट दीज आर एनिमल, फर्स्ट क्लास याद करिए, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफिक। तो इन्हें तो फूड मिलना चाहिए ना, और मिलने के लिए फूड इन तक आना चाहिए। ये फूड के पीछे पीछे नहीं भाग सकते, ये किसी अदर एनिमल या किसी वेजिटेरियन प्लांट को नहीं खा सकते। तो फूड इन तक कैसे आए? तो दिस कमिंग वाटर क्या करता है? ब्रिंग्स द फूड। यही वाटर इनके लिए फूड अवेलेबल कराता है। फूड लेकर के अंदर घुसता और अंदर की सेल एब्जॉर्ब करती हैं, फिर अंदर डाइजेस्ट करती हैं, उसे ब्रेक करती हैं। तो जब डाइजेशन सेल के अंदर हो तो उसे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, और कैविटी में हो, सेल्स के बाहर होता, अगर डाइजेशन फूड का ब्रेकडाउन इस कैविटी में होता तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। हम ह्यूमन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। आपने कहा हम तो फूड खाते हैं अंदर सर, हमने खाते हैं बट कैविटी में खाते हैं। ये गया इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, उस कैविटी में डाइजेस्ट होता है, फिर वहां से एब्जॉर्ब ब्लड में होता है, और फिर दिस ब्लड डिस्चार्जेस द फूड टू द सेल, प्रोवाइड द फूड टू द सेल। तो सेल्स के बाहर कैविटी में होता है हम ह्यूमन में, हम हायर एनिमल्स में तो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है। सुनने में बड़ा सरप्राइजिंग सा लगता है कि ह्यूमन में एक्स्ट्रा सेलुलर है। फूड तो हम सर लगातार अंदर बॉडी में लेते हैं, तो बात बॉडी में लेना मतलब इंट्रा सेलुलर नहीं है, सेल के अंदर, विद इन सेल के अंदर डाइजेस्ट होना इंट्रा सेलुलर है। लेकिन हमारे कहां पर होता है? कैविटी में। तो इन स्पंज के अंदर फूड इज नॉट डाइजेस्टेड इन दिस कैविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड इज एब्सॉर्ब बाय द सेल्स एंड द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन सेल्स। तो विद इन सेल हो रहा है तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है। तो दिस वाटर ब्रिंग्स द फूड, दिस वाटर ब्रिंग्स द ऑक्सीजन। हर लिविंग सेल को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आपने कहा वाई, हमने कहा 11th क्लास में आके वाई पूछ रहे हैं। द फूड इज, जो फूड, हर बॉडी को एनर्जी चाहिए और उसके लिए वो फूड लेती है या बनाती है। कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है, सिंथेसाइज करता है, ऑटोट्रोफिक है, और कहीं सराउंडिंग से लेता है तो हेटेरोट्रोफिक है। बट एनी हाउ फूड हैज अरेंज्ड, फूड आ चुका है, अब इसका ऑक्सीडेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड प्लस वाटर इज आल्सो प्रोड्यूस प्लस एनर्जी, और इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, इस फूड की एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए इसे ऑक्सीडाइज किया जाता है। दिस इज रेस्पायरेशन। और इस रेस्पायरेशन में, इस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में कुछ गैस अंदर आती है, ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड। दीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेज। द गैसेज विच आर यूज्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, द गैसेज विच आर यूज्ड, it means oxygen, or produced carbon dioxide are called respiratory gases. So this water brings the oxygen
and these cells release carbon dioxide into cavity and from this cavity water क्या करता है, लेकर बाहर चला जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि इनके अंदर वाटर ही सारे काम करता है, वाटर ही फूड का अरेंजमेंट कराता है, वाटर ही ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कराता है, और यही वाटर, ये जो आउटगोइंग वाटर है, यही कार्बन डाइऑक्साइड और यही वेस्ट सबस्टांसेस को लेकर जाता है। तो इनके अंदर, इन पोर्स के अंदर अंदर छोटी छोटी कैनाल है, उन कैनाल को देखने के लिए हमें सेक्शन कट करना पड़ेगा, लेकिन इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहले फटाफट से नोट कर लीजिए सब कुछ। Sponges are aquatic, mostly marine, but Spongilla is a fresh water sponge। नीट के लिए याद रखना इस पॉइंट को। Sponges are asymmetrical, it means they cannot be divided into two equal halves through any plane। Sponges are diploblastic, सोचिए, याद करिए, why they are called diploblastic? It means only two germ layers are formed, two germ layers are formed। जल्दी से मन में याद करिए, टू जर्म लेयर कौन सी है? आपने कहा एक्टोडर्म, एक्टो या इक्टो एक ही बात है, सबके बोलने का स्टाइल अलग है। इक्टो या एक्टोडर्म आउटर वाली, और एंडोडर्म। अच्छे से याद हो गया। अगला पॉइंट, हाँ जी, स्पंजेस। अब पहले एक हम सेक्शन कट करते हैं इस स्पंज का और फिर स्टडी करते हैं। This is the sponge, this is the substratum and this is the wall of the sponge। ये स्पंज की वॉल है, दीवार है, जैसे हम सबके घर की एक बाउंड्री है, एक दीवार है, हर रूम की एक दीवार है, ऐसी दिस इज द बॉडी वॉल। और बॉडी वॉल के अंदर, इसी के अंदर आपको बहुत सारे होल्स दिखाई देते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड, दीज पोर्स आर कॉल्ड ओस्टिया, दीज आर ओस्टिया। तो ऊपर आपको ये ओस्कुलम दिखाई दे गया, दिस इज ओस्कुलम, दिस इज द आउटलेट ओस्कुलम। और इस जगह जगह पर जो पूरी बॉडी पर पोर्स दिखते हैं, ये क्या कहलाते हैं? दीज आर ओस्टिया, दे आर इनलेट। आप ध्यान से देखिए, एक ओपनिंग ये है, हाँ जी, आपने कहा ठीक है कि सर एक बॉडी के अंदर जो कैविटी है एक उसमें ओपन हो रहा है, हमने ठीक है। तो हमने छोटी सी कैनाल दिखती है ना आपको, आपने कहा हाँ जी कैनाल है। कैनाल मीन्स एक छोटी सी ट्यूब है, जैसे ये पेन एक छोटी सी ट्यूब है, मान लीजिए एक होल इधर है, एक होल इधर है, कोई चीज़ इधर से गई, इधर से बाहर आ गई, तो ये ओपनिंग बाहर की तरफ है, यहाँ से वाटर एंटर हुआ और किस में पहुँच गया? यहाँ पर कैविटी में। कैविटी को क्या बोलते हैं? देखिए कहीं पर भी सफिक्स लग जाए, सील, कैविटी, दिस इज कैविटी। और स्पंज की है तो स्पॉन्जोसील, तो दिस कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। तो नेम द कैविटी ऑफ द स्पंज, स्पॉन्जोसील। तो वाटर इनके अंदर आया कैनाल के होते होते, तो इन स्पंज के अंदर एक कैनाल सिस्टम है, यानी कि दिस इज कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नीट में। देखिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इट इज नॉट ए वाटर वास्कुलर सिस्टम। यहां पर वाटर वास्कुलर सिस्टम नहीं लिखा, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स कैनाल सिस्टम एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस और पोरीफेरा फाइलम।
while the water vascular system is a characteristic of Echinodermata। ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब हम इकाइनोडर्मेटा स्टडी करेंगे, याद करिए जो 10th नंबर पर था मोलस्का के बाद हेमिकोडेटा से पहले वो इकाइनोडर्मेटा था, ये हम वहां पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा और सोचिए कि इसके लार्वा में सिमेट्री अलग थी और इसके एडल्ट में सिमेट्री अलग थी। आपने कहा सर इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में सर बाइलेटरल थी और उसके एडल्ट में रेडियल थी। हमने बिल्कुल यही आपको याद करना था। तो ये कंफ्यूज मत होना, अगर नीट में आता है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में है तो कंफ्यूज होके पोरीफेरा पे या स्पंज में मत लगाना, और अगर कैनाल सिस्टम आता है तो इकाइनोडर्मेटा पे मत लगाना। ठीक है, इसे साइड में नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से आप देखते रहिए। दिस स्पोंजोसील इज लाइंड बाय, हमने एक वर्ड बोला स्पोंजोसील, यानी दैट इज द कैविटी ऑफ द स्पंज इज लाइंड बाय, इज लाइंड बाय। आपने क्या मीनिंग होता है इसका लाइंड बाय? हमने अंदर की लेयर, जैसे इस रूम को अंदर से ये दीवार, यहां तो बोर्ड है, बोर्ड के पीछे दीवार है, ये दीवार परत बना रही है, अंदर की लेयर बना रही है। अंदर की लेयर बनाना मतलब लाइंड बाय। तो दिस इज लाइंड बाय कोएनोडर्म। तो अंदर की जो लेयर है ये कोएनोडर्म है। आपने कहा कोएनोडर्म मींस, हमने इसीलिए कोएनोडर्म कहते हैं, डर्म मतलब स्किन, कोएनो मतलब कोएनोसाइट्स, दो वर्ड है कोएनो और डर्म। डर्म मतलब स्किन, स्किन मतलब लेयर, जैसे हमारी ये स्किन है, लेयर है, डर्मिस है। और स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। और ये कोएनोसाइट वर्ड बना है, कोएनो बना है कोएनोसाइट से, कोएनोसाइट से। कोएनोसाइट्स मतलब कोलर सेल्स, कोलर सेल्स। बहुत सारी टर्म है, सब कुछ हमें क्लियर करते हुए चलना है। जहां पीछे सफिक्स लग जाए CYTE, साइट समझ लीजिए सेल, साइट का मीनिंग होता है सेल। ये कोलर सेल्स है। तो कोलर सेल क्या है, कैसे दिखती हैं, क्या करती हैं? एक सेकंड रुक जाइए। तो दिस स्पोंजोसील इज लाइंड बाय कोएनोडर्म। लाइंड बाय मतलब सोच के बताइए, यहां बनाए या यहां बनाए, 1 नंबर पे बनाए कि 2 नंबर पे बनाए? आपने कहा जी 2 नंबर पे बनाइए, ये तो कवर्ड बाय हो जाएगा। जो बाहर होता है कवर्ड बाय, ये जो हमारी स्किन है ये कवर कर रही है, और जो अंदर है वो बक्कल कैविटी को, इस कैविटी को लाइन करती है। तो आपने कहा जी कोएनोडर्म अंदर बनाइए, 2 नंबर पर बनाइए। तो हमने कहा ये रही कोलर सेल्स। तो अंदर की इस वॉल पर यानी कौन सी सेल अरेंज है? ये कोएनोसाइट है। कुछ बना देते हैं, बाकी आप बना लेना। इस कोएनोसाइट का स्ट्रक्चर यहां देख लीजिए, कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट, इसे कोलर सेल भी कहते हैं। दिस इज ए सेल, ये एक सेल है। जैसे नॉर्मल सेल होती है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ऐसे इसमें भी है। तो दिस इज द कोलर। ये थोड़ी सी आउटग्रोथ निकली हुई है, इसे कोलर बोलते हैं। ये आउटग्रोथ निकली हुई है, इसे कोलर बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कोलर, और यहीं से निकल रहा है एक ये फ्लैजिला। ये 2 वर्ड आपको बायोलॉजी में बड़े टकराएंगे बार बार, एक फ्लैजिला और एक सीलिया। आप खुद ऑलरेडी पहले से जानते होंगे। सिंगुलर फ्लैजिलम, सिंगुलर सीलियम। एक है तो फ्लैजिलम, एक से ज्यादा है तो फ्लैजिला। बड़े लंबे हैं, लंबे थ्रेड है प्रोटीन के तो फ्लैजिला, छोटे हैं तो सीलिया। जैसे पैरामीशियम पर आपने छोटे छोटे ऐसे थ्रेड बनाए होंगे, दीज आर सीलिया। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों केस में हेल्प करते हैं, बीट करते हैं, दोनों मूवमेंट करते हैं। बस ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अगर छोटे हैं तो ज्यादा होंगे, ये सीलिया है। जहां भी फ्लैजिला होंगे वो कंपैरेटिवली बड़े लॉन्ग होंगे, इलोंगेटेड होंगे, थ्रेड लाइक होंगे, और बहुत रेयर होंगे, 1 to 2 होंगे यूजली 1 to 2, ये ऑलवेज मैनी। तो यहां पर एक यूजली एक सेल में एक ही है, तो दिस इज फ्लैजिलम। तो आपके सामने क्या दिखाई दे रही है? कोलर सेल दिखाई देती है। जिसके पास कोलर है वो कोलर सेल है। और कोलर सेल कैसी सेल है? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मीन्स हैविंग फ्लैजिला, इट possesses flagella, that's why it is called flagellated cell. तो this is flagellum, this is flagellum, this is collar, and this is the cell.
तो दिस is choanoderm. Choanoderm means consist of choanocytes. Choanocytes are collar cells and they possesses flagella. These flagella beat and creates a current, और एक करंट पैदा करते हैं. करंट से मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं, करंट से मतलब एक बहाव, और पानी अंदर आने लगता है. यानी कि जैसे हम एक स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में हाथ डालें, कहीं तालाब है और चुप है, बिल्कुल पानी है, किसी गड्ढे में भरा हुआ है मान लीजिए, और पानी स्टेगनेंट है. स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ है, और हम हाथ डाल के ऐसे करने लगे तो पानी में एक बहाव आ जाएगा, तो ये वाटर करंट है. तो दीज फ्लैजिला बीट एंड डेवलप ए वाटर करंट, दैट्स व्हाई वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ स्पंज थ्रू द ऑस्टिया. और क्या लेकर आता है, सब आपको मालूम है, फूड एंड ऑक्सीजन. यानी कैनाल सिस्टम हेल्प्स in food gathering and intake of oxygen. लिख लिया. एंड ऑल्सो हेल्प इन, पहले से नोट कर लीजिए, and also helps in removal or elimination of कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और वेस्ट. इतना समझ में आ गया? आपने कहा यस. हमने दोबारा से देखिए, अब वो पोर हम बार बार नहीं बनाएंगे, आप समझ जाइए कि इसकी बॉडी में पोर्स है, इसके अंदर कैविटी है, स्पोंजोसील है, एक दिखा देते हैं. ठीक है, तो वेयर कोनोसाइट्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग एंड कैनाल्स, यहाँ भी पाई जाती हैं. हेयर आर ऑल्सो कोनोसाइट. अब जरा ध्यान से देखिए, ये सॉफ्ट बॉडी है, इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट है, और सॉफ्ट है तो वाटर के इस प्रेशर को कैसे टॉलरेट करेगी. जब वाटर इधर से जाएगा या इधर से जाएगा या इधर से जाएगा तो नेचुरली ये डैमेज हो जाएंगे. तो नेचर ने इनको भी स्केलेटन दिया. जैसे हम एक छत डालते हैं, लेंटर डालते हैं, उसको मजबूती देने के लिए उसमें एक स्केलेटन लगाते हैं ना, एक रोल लगाते हैं, सरिये लगाते हैं लोहे के, वो स्केलेटन है. हम मकान बनाते हैं, पिलर बनाते हैं, पिलर में भी लोहे की मजबूत सरिये हैं, वो स्केलेटन है. हमारी बॉडी में भी बोनी स्केलेटन है, ऐसे इनके अंदर भी स्केलेटन है. इस आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में, आउटर लेयर का नाम आपके सिलेबस में नहीं है पर आना चाहिए, कोएनोडर्म, और इस आउटर लेयर का नाम है पिनेकोडर्म. क्योंकि यहाँ पर पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं और यहाँ पर कोएनोसाइट सेल्स होती हैं. दिस इज द इनर लेयर, कोएनोडर्म इज इनर लेयर और पिनेकोडर्म इज आउटर लेयर. इन बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर here is a gelatinous, एक बड़ा गाढ़ा सा, एक बड़ा थिक फ्लूइड मिलता है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड जिलेटिनस फ्लूइड मिलता है, और दिस इज मीसोचाइम. इसे मीसोचाइम कहते हैं. मीसोग्लिया भी कई बुक में लिखा मिल जाएगा आपको, पर आपको यूजुअली मीसोचाइम बोलना है, और भूल जाए तो ये भी चला सकते हैं, बट एक्यूरेट टर्म इज मीसोचाइम. सिलेबस में नहीं है फिलहाल. तो इस मीसोचाइम के अंदर ऐसे ये स्केलेटन है, इसके बीच में, यानी कि इन दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर बड़े मजबूत ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन बड़े पॉइंटेड, बड़े मजबूत, ये स्केलेटन है. यानी दिस इज स्केलेटन. दिस पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस. यानी स्केलेटन किन दो चीज से मिलकर बना है, आपने कहा इन धागे या कांटों, मजबूत कांटे जैसे स्ट्रक्चर से बना. हमने दो तरह के होते हैं, यानी स्केलेटन में कुछ ये कांटे, कुछ मजबूत धागे स्पाइक्यूल्स कहलाते हैं, और कुछ स्पॉन्जीन फाइबर्स भी होते हैं. और जब नीट का एक क्वेश्चन आप
जब पढ़ेंगे, जब नीट की क्लास पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि स्पंज का जो क्लासिफिकेशन किया हमने, डिफरेंट क्लास बनाई फाइलम की, यानी क्लासिफिकेशन किया और ब्रांच बनाई जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसका बेसिस क्या था? कैनाल सिस्टम था। कई बच्चे कंफ्यूज होकर स्केलेटन पर लगा देते हैं कैनाल सिस्टम, कि जो ये कैनाल है, हमने तो सिंपल कैनाल पढ़ ली एकदम, लेकिन जब हम बीएससी करेंगे या एमएससी करेंगे तो हमें पढ़ेंगे कि बड़ी अलग अलग तरह के कैनाल मिलते हैं। कुछ कैनाल ऐसी होती हैं, एक ही ओपनिंग है, इस कैनाल की अंदर की तरफ ओपनिंग है और ये इंटरकनेक्टेड है। थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं कि एक ये है जी कैनाल, दिस इज द ओपनिंग, एक ये अंदर खुल रही है ओपनिंग। आपने कहा तो यहाँ से वाटर कैसे जाएगा इधर, कि इसमें तो बड़ा आसान सा दिख गया था हमें सर, कि चला गया सीधा। हमने कहा यहाँ पर भी एक ये कनेक्टिंग है, यहाँ से वाटर होके होके ऐसे अंदर निकल जाता। कहने का मतलब डिफरेंट टाइप के कैनाल सिस्टम है, इसी बेसिस पर हमारा क्लासिफिकेशन है। नीट के लिए आप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए पहले हाथ रोककर, कि स्पंजेस का क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कैनाल सिस्टम, और बॉक्स में बंद कर लीजिए, नीट लिख दीजिए उसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज स्केलेटल सिस्टम, दीज फाइबर्स आर मेड मे बी स्पाइक्यूल्स और स्पोंजीन। स्पोंजीन कब कहते हैं? जब ये स्पोंजीन प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कोलिजन प्रोटीन से हैं, यानी मेड अप ऑफ स्पोंजीन, और स्पोंजीन इज ए प्रोटीन। वाइल स्पाइक्यूल आर ऑफ टू टाइप, कुछ कैलकेरियस होते हैं, कैलकेरियस, और कुछ सिलीसियस होते हैं। कुछ स्पाइक्यूल कैलकेरियस होते हैं और कुछ सिलीसियस होते हैं। कैलकेरियस, जब भी वर्ड लाइफ में आप आ जाएं, जब भी आपके लाइफ में ये कैलकेरियस वर्ड आ जाए तो समझ लेना मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जब भी सिलीसियस वर्ड आपकी लाइफ में आ जाए समझ लीजिएगा मेड अप ऑफ सिलिका, ये सिलिका से बना हुआ है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम नेचर ने दिया, नीट में क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ठीक है, एक बार नहीं कई बार। तो कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स कहाँ मिलती हैं? आर फाउंड इन द लाइनिंग, लाइनिंग मतलब इनर लेयर, एंड कैनाल्स, एंड कैनाल्स लिख लिया जी। और इन्हीं की मूवमेंट से वाटर अंदर आता है और इन्हीं की मूवमेंट से वाटर ऑस्कुलम से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फटाफट। दो लाइन छोड़कर, डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर, याद रखना, इंट्रा सेलुलर, विद इन द सेल, अकर्स विद इन सेल। और डाइजेशन मीनिंग क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, अगली लाइन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स हाउ स्पॉन्जेस प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ये अपने ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है इनमें एसेक्चुअल, यानी कि एसेक्चुअल भी करते हैं। एसेक्चुअल मीन्स यूनिपेरेंटल, जब एक ही पेरेंट से बॉडी पैदा हो जाए। आपने कहा यूनिपेरेंटल, हमने कहा यस, यूनिपेरेंटल मतलब जब एक पेरेंट से बॉडी प्रोड्यूस हो जाए। और ये आपने 9th और 10th में अच्छे से पढ़ा है। 10th में तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शंस के ऊपर, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक शुगर केन है और शुगर केन के सिस्टम के हम पीस कर लेते हैं, और इन पीस को जब मिट्टी में हम प्लेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो हर बर्ड से एक एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ये यूनिपेरेंटल है, एक ही बॉडी ने प्रोड्यूस कर दिया। रोज के अंदर, गुलाब के अंदर एक स्टम ब्रांच काटी से कटिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कटिंग। कटिंग मतलब काटना नहीं, दिस ब्रांच इज कॉल्ड कटिंग। और इस स्टम कटिंग को जब हम मिट्टी में दबा देते तो आप खुद समझदार हैं, एक नया प्लांट बन जाता है, दिस इज द यूनिपेरेंटल। तो कई तरह से आपने 11th में 10th क्लास में जाके अभी तुरंत
आप 10th की बुक निकालना साइंस की और रिप्रोडक्शन वाला निकालना, उसमें आपने बाइनरी फिजन पढ़ा है, उसमें आपने मल्टीपल फिजन पढ़ा है, उसमें आपने बडिंग पढ़ी है, उसमें आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है, उसमें आपने रीजनरेशन पढ़ा है। ध्यान से इनको रिवाइज मार लेना अच्छे से, ठीक है। स्पॉन्जेस के अंदर एसेक्सुअल तो आपने का समझ में आ गया कि सर एक पेरेंट प्रोड्यूस करता है, पर आपने तो हमें 6 याद दिला दिए, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। सर इनमें से कौन सा है? हमने यूजली बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। आपने कहा सर हम 10th कर चुके हैं और भूल भी चुके हैं कि व्हाट डू मीन बाय फ्रेगमेंटेशन। हमने बड़ा सिंपल सा है, व्हेन ए बॉडी इज स्प्लिटेड इनटू मैनी पीसेस, जब एक बॉडी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाए, एडल्ट होकर फिर हर पीस से एक एडल्ट बॉडी डेवलप हो जाए, तो आप खुद देखिए एक ने बहुत सारे पीस बनाए, इन पीस को फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, और हर फ्रेगमेंट डेवलप होकर एक नई बॉडी बना देता है एडल्ट, तो ये फ्रेगमेंटेशन है। और फ्रेगमेंटेशन को रिप्रोडक्शन क्यों मानते हैं? क्योंकि एक बॉडी ने बहुत सारे बॉडी पैदा कर दी तो रिप्रोडक्शन हो गया ना, यंग वंस पैदा हो गए, संतान पैदा हो गई, और एक पेरेंट्स ने प्रोड्यूस किया तो इसलिए एसेक्सुअल कहते हैं। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एसेक्सुअल मींस यूनिपेरेंटल और फ्रेगमेंटेशन मींस व्हेन ए पेरेंट बॉडी स्प्लिट्स इनटू मैनी पीसेस एंड ईच पीस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट, व्हेन दिस फ्रेगमेंट ग्रोज एंड मैच्योर्स इनटू एडल्ट, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल है बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। आपने कहा सेक्सुअल क्या होता है? हमने पहले 10th में ही चलते हैं, नहीं तो आप तंगी करते रहोगे हमें। ये एक मेल है, मेल का सिंबल याद रखें, जहां पर ये सर्किल बना के ऊपर एरो लगा दें ओब्लिक, तो ये समझ लीजिए मेल लिखा है। दिस इज द फीमेल, ये सर्किल बना के नीचे प्लस कर दें तो ये फीमेल है। समझने के लिए आप और हम इन्हें अपने पापा जी मान लेते हैं और इन्हें अपनी मम्मी जी मान लेते हैं। हमने मान लिया, आप भी मान लीजिए। सपोज करिए फादर का एक स्पर्म और मदर का एक एग, और इन स्पर्म और एग, ये स्पर्म है और ये एग है, इन्हीं को गैमिट्स कहते हैं। ये मेल गैमिट है, दिस इज द मेल गैमिट। गैमिट्स मतलब सेक्स सेल। सेक्स सेल मीन्स द सेल्स विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस द यंग वंस, दीज आर कॉल्ड गैमिट्स। तो ये मेल गैमिट है स्पर्म, और दिस इज द फीमेल गैमिट, ये फीमेल गैमिट है। तो जहां 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करें, जहां गैमिट का फॉर्मेशन भी हो, गैमिट बने और गैमिट का फ्यूजन भी हो, और जब गैमिट फ्यूज होते हैं तो याद करिए 10th क्लास, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। जब भी ये सेक्सुअल वर्ड आ जाए तो समझ लेना बाई पेरेंटल। और बाई पेरेंटल में 2 बात याद रखना, जिसके अंदर गैमिट का फॉर्मेशन भी होता हो और गैमिट का फ्यूजन भी होता हो। और व्हेन गैमिट फ्यूज, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर फ्यूज्ड, हमेशा याद रखिए एक स्पीसीज, ये भी ह्यूमन है तो ये भी ह्यूमन है, यानी एक ही स्पीसीज के अपोजिट गैमिट फ्यूज हो सकते हैं सिर्फ। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है तो एक ह्यूमन का स्पर्म और एक ह्यूमन का एग ही फ्यूज हो सकता है। वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी मेल हो और कोई भी पूरे वर्ल्ड में कहीं की भी फीमेल हो, इनके ही गैमिट फ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे डॉग के केस में मेल डॉग का स्पर्म ही फीमेल डॉग के एग से फ्यूज हो सकता है, किसी एनी अदर एग से नहीं। ये भी धीरे धीरे हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे, हम सबकी डिटेल में जाकर सबका कहीं ना कहीं एक लॉजिक आंसर समझते रहेंगे। तो इसलिए हमें समझना, हम बार बार आपको टोक रहे हैं कि हमें समझना है, रटना नहीं है कि लाइनें रट के बैठ गए हम। तो समझते हैं कि व्हेन मेल एंड फीमेल गैमिट्स, opposite gametes of same species fuse together, this is called fertilization. It is also called syngamy. ये वर्ड जरूर याद रखना, सिनगैमी। एंड दिस फर्टिलाइजेशन लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन, और ये जाइगोट बनता है, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। ध्यान से सुनते रहना, दिस इज जाइगोट। अब इस जाइगोट का डिवीजन हुआ, 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, यानी डिवाइडिंग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो डायरेक्ट डेवलप होते होते एक बॉडी बन गया। अगर हम ह्यूमन को कंसीडर कर रहे हैं तो ये बॉडी बन गई ये, यानी एम्ब्रियो बना, पहले एक जाइगोट बना, डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, नंबर ऑफ सेल बढ़ती रही। फिर उन सेल्स में से कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हुई ब्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ सेल मॉडिफाइड हुई, स्पेशलाइज्ड हुई हार्ट को बनाने के लिए, कुछ लिम्स को बनाने के लिए, और डायरेक्ट एक बॉडी का डेवलपमेंट हो गया। इसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जब
एम्ब्रियो से बॉडी डायरेक्ट डेवलप हो जाए। लेकिन पहले हमें सेक्सुअल का पॉइंट क्लियर करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या हुआ? दैट इंक्लूड्स फॉर्मेशन, यानी कि इंक्लूड्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो जहां गैमेट्स का फॉर्मेशन हो और साथ में फ्यूजन हो। खाली फॉर्मेशन कुछ नहीं है, खाली फॉर्मेशन कुछ नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछे कि गैमेट फॉर्मेशन हो गया बताइए सेक्सुअल या एसेक्सुअल, तो आप कहेंगे कुछ पता नहीं है, बताइए आगे। जैसे किसी ने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, मान लो आईआईटी में एडमिशन हो गया है, तो किसी ने कहा उसके कितने परसेंटेज, यानी कि वो टॉप करेगा कि नहीं करेगा। आपने कहा हमें तो ये भी नहीं पता टॉप करेगा कि पास होगा कि फेल होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। एडमिशन होने का मतलब सेलेक्ट हो जाना नहीं है, सक्सेस प्राप्त कर लेना नहीं है, वो तो कंटिन्यूअस एफर्ट्स हैं हमारे। तो ऐसे यहाँ पर ये नहीं कि बस एक एफर्ट किया कि गैमेट्स बने और हमने धड़ल्ले से बोल दिया सेक्सुअल। हम तब बोल सकते हैं सेक्सुअल व्हेन दे आर फ्यूज। तो जब ये फ्यूज हो जाए तो आप गारंटी के साथ सेक्सुअल बोलेंगे। आ जाते हैं अपनी बात पर। तो जाइगोट बन गया जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं स्पंज, एसेक्सुअल से भी करते हैं। अब डेवलपमेंट समझ लेते हैं। एक डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, ये बार बार पूरे के पूरे जो 11 फाइलम है ये वर्ड यूज होता रहेगा कि इनके अंदर इस फाइलम में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसमें इनडायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट है, इसमें इनडायरेक्ट है। जब भी आप डायरेक्ट आ जाए वर्ड कि डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो समझ लेना कि जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से डायरेक्टली क्या बन गया? एक बॉडी बन गई। लेकिन इनडायरेक्ट क्या है? ये तो हम ह्यूमन का केस ले रहे थे, ह्यूमन का केस। अब जरा एक फ्रॉग का केस ले लेते हैं। पहले तो ऐसे समझिए, ये पेन हमने आपको दे दिया तो ये डायरेक्ट हो गया ना काम, हमने डायरेक्ट आपके हाथों में दे दिया। हमने ये पेन आपके पड़ोसी को दिया और पड़ोसी ने आपको दे दिया। पेन तो अब भी हमने दिया, बताइए डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? आपने क्या इनडायरेक्ट दिया है सर, पहले आपने किसी और को दिया, उससे हम तक आ गया। ऐसे यहाँ पर है। अगर हम फ्रॉग को दिमाग में रख लें, फ्रॉग, तो इसका भी डिवीजन हुआ, इसमें भी जाएगो पहले सेल्स बनी और देखते देखते पहले एक ऐसी ये स्ट्रक्चर बनी जिसमें एक हेड है और एक टेल है। याद रखना, एक हेड है और एक टेल है ये। और देखते देख, और शायद आपको याद आ गया टेडपोल, याद आ गया? आपने कहा यस याद आ गया, टेडपोल। टेडपोल यानी कि हमने फ्रॉग में पढ़ा हुआ है। आपने कहा सर कहाँ चले गए थे? हमने कहा ये देखने गए थे आपके कैमरे में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। कभी हम यहाँ तक लिखते चले जाए और आप कहें स्क्रीन गायब है। तो टेडपोल याद करो, फ्रॉग का केस था कि नहीं था? आपने कहा हाँ जी। तो ये उसका यंग वन है, यंग वन है। इस यंग वन को हम लार्वा बोलते हैं। तो फ्रॉग के लार्वा का नाम क्या है? टेडपोल। ऐसे अलग अलग एनिमल में जहाँ जहाँ लार्वा बनते हैं, अभी लार्वा को भी छोड़ देते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। देखो फिर धीरे 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 ये ग्रो करता है, ग्रो करते करते धीरे धीरे यही टेडपोल, इसमें लिम्स पैदा होने लगते हैं, 4 लिम्स, हिंड लिम्स, टेल भी दिख रही है। धीरे धीरे टेल डिसअपियर होने लगती है और देखते देखते कि ये एडल्ट फ्रॉग बनता है, जो आप कहते हैं बड़ा हैंडसम सा दिखता है सर। हमने हाँ जी दिखता तो हैंडसम ही है। टेल भी गायब हो गई। तो आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते कि इसका कभी, यानी कि ये कभी इस तरीके का दिखता होगा। आप कभी नहीं सोच सकते कि ये कभी इस तरह का दिखता होगा, क्योंकि एम्ब्रियो से डायरेक्ट ऐसी बॉडी नहीं बनी। पहले कैसी बॉडी बनी? बिल्कुल डिफरेंट बॉडी बनी, टेडपोल। फिर टेडपोल किस में कन्वर्ट हुआ? फिर टेडपोल एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। जबकि हमारे केस में क्या था? हमारे केस में ये पहले छोटा बच्चा बना, देखिए यंग वन पैदा हुआ, ये बर्थ हुआ इसका, और यही तो ग्रो करके एडल्ट हो जाता है। तो जैसे जो हाथ हमारे और आपके आज है, यही क्या बर्थ के टाइम नहीं थे? क्या यही फेस और यही पूरी बॉडी वो नहीं थी? बस थोड़ा बहुत एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ, हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं। अदरवाइज हम और आप तो जैसे यंग वन थे ऐसे वो हैं। बस एडल्ट भी ऐसे दिखते थे, यंग वन भी ऐसे दिखते थे, साइज एक मैटर था। तो इस डेवलपमेंट को तो बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि जब लार्वा का फॉर्मेशन ना हो तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जब लार्वा बने तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट मतलब जिसके अंदर लार्वा बने। लार्वा मतलब एक ऐसा यंग वन जो एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखे, उसे क्या बोलते हैं? लार्वा। तो लार्वा का फॉर्मेशन है तो कौन सा डेवलपमेंट? रट लीजिए अच्छे से, अब समझ के ही रट सकते हैं बस आप, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
और व्हेन देयर इज नो लार्वा तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी नो लार्वा फॉर्मेशन, नो लार्वा फॉर्मेशन। उन्होंने कहा सर अब हमें ये तो बताओ स्पंज के अंदर डेवलपमेंट कौन सा है, रिप्रोडक्शन तो हमें समझ में आ गया, ये तो आपने हमें समझा दिया कि डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है। अब हमें ये भी तो बताइए कि स्पंज के अंदर डेवलपमेंट कौन सा होता है। हमने लिखो प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी इनके अंदर क्या बनता है, लार्वा इन स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस के अंदर डेवलपमेंट कैसा हुआ, इनडायरेक्ट। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बात करते हैं, सब कुछ नोट कर लेना। आ जाइए जरा एक लाइन और सीख लेते हैं बस। देखिए दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं, दो तरह के एनिमल होते हैं। आपने कौन से, हमने एक ये और एक ये। इसकी ये एक समझ लीजिए एनिमल है, इसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। आपने कहा एक ही बॉडी के अंदर मेल या फीमेल, हमने हाँ जी, ह्यूमन तो जबकि एक मेल है एक फीमेल है, एक हमारे पापा है तो एक मम्मी है। एक पापा यानी जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मम्मी मतलब जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो एक अलग मैटर है। पर दुनिया में ऐसे भी एनिमल हैं जैसे अर्थवॉर्म है, जैसे स्पॉन्जेस हैं, कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी स्पर्म भी यही बनाएंगे और एग भी यही बनाएंगे। जब एक एग अपनी ही बॉडी के स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए तो इसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ मतलब when a female gamete is fertilized by the sperm of the same body, जब एक ही बॉडी के अंदर स्पर्म और एक ही बॉडी के अंदर एग बने और ये आपस में ही फ्यूज हो जाए तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। और ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, द एनिमल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्चुअल। इसे बाइसेक्चुअल बोलते हैं। और टेक्निकली बाइसेक्चुअल्स आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, इनको हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं। और इसका सिंबल ये होता है, ये मेल का होता है, ये फीमेल का होता है। लेकिन जिसके एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो तो ये सिंबल बाइसेक्चुअल का होता है। अच्छे से लर्न कर लीजिए। दूसरा, इस एनिमल के अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि मेल जैसे ह्यूमन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लेना। सिस्टम आप अपने आप ये समझाने के लिए, हालांकि सब 10th में पढ़ा हुआ है पर हम ये मान के चल रहे हैं आप भूल चुके हैं, इसी वजह से हमें दोबारा ये आपको याद दिलाना है। तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि एक बॉडी मेल हो गई एक बॉडी फीमेल हो गई। इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन है, दोनों होते तो बाई कहते, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, टू। और यहां पर एक ही है, एक मतलब यूनी, तो ये यूनिसेक्सुअल एनिमल हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव है तो मेल यूनिसेक्सुअल हो गया। हमारे पापा जी मेल यूनिसेक्सुअल हो गए और ये फीमेल यूनिसेक्सुअल। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द एनिमल्स इन द नेचर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। आपने कहा स्पंज कौन है, हमने अब आ गए आप मेन बात पर कि स्पंज कौन है। तो आपके बुक ने लिख दिया स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। बस इतना कह के उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। पर हमें क्या बात क्लियर हो गई, क्या है, आपने कहा अच्छे से हो गई सर। स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट मीन्स दे आर बाइसेक्सुअल, इट मीन्स देयर इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो हर्माफ्रोडाइट्स है मतलब बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल है मतलब उनके अंदर एक ही बॉडी के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। जल्दी से नोट करिए, फिर अगला फाइलम स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए फाइलम सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा, अब सीलंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास सीलंट्रोन होती है, हैविंग सीलंट्रोन। जिनके पास सीलंट्रोन हो वो सीलंट्रेटा है। आपने सीलंट्रोन क्या होती है? हमने एक कैविटी का नाम है सीलंट्रोन, पूरा नाम है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यानी कि एक ऐसी कैविटी बॉडी के अंदर जिसके अंदर डाइजेशन होता हो। जैसे हमारे अंदर कैविटी में डाइजेशन होता है, ऐसे इनके अंदर भी एक कैविटी होती है। अभी कौन है, कहाँ मिलते हैं, अभी कुछ बात नहीं करी, अभी हेडिंग पे काम चल रहा है कि जो भी इसके अंदर एनिमल होंगे और ये थोड़े से डिफरेंट होंगे पोरीफेरा वालों से, इसलिए इनका अलग ग्रुप है। टीनोफोर जो अगला फाइलम है टीनोफोरा, उसके एनिमल इससे थोड़े से अलग होंगे, इसलिए उनका अलग ग्रुप है। अगर वो ये और ये सेम होते तो हम इसे में रख देते। तो इन हर फाइलम के अपने कुछ बेसिक फीचर हैं, कुछ स्पेशल करैक्टर हैं। जैसे आप और हम सब एक से ही हैं, वही हाथ, वही आँख, वही पैर, सब कुछ है, पर हम सब में कुछ ना कुछ अलग एक क्वालिटी है, कुछ ना कुछ अलग फीचर है। कोई सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकता है, कोई फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता है। तो हर एनिमल के अपने कुछ स्पेशल करैक्टर है, इसलिए वो पर्टिकुलर फाइलम में पाए जाते हैं, उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इनके अंदर एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इन विच डाइजेशन टेक्स प्लेस। दूसरा, सीलंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है निडेरिया। आपने कहा एक और नाम है, हमने हाँ जी निडेरिया। आपने निडेरिया क्यों कहते होंगे? हमने निडेरिया क्योंकि हैविंग नीडोब्लास्ट, इनके पास नीडोब्लास्ट होते हैं। नीडोब्लास्ट मतलब इनके डिफेंस ऑर्गन है। जैसे अब ह्यूमन नेचर ने हम ह्यूमन को कोई डिफेंस ऑर्गन नहीं दिया, वो तो बस हम बाय चांस हम यूज़ कर लेते हैं। किसी ने आपको तंग कर, आपने मुक्का मार दिया, आपने कहा ये मेरा डिफेंस ऑर्गन है सर। किसी ने काट लिया, ठीक है, किसी ने ऐसे टक्कर मार दी, वो एक अलग टॉपिक है। पर क्या हमें कोई डंक मारने वाली चीज़ दी, सांप की तरह, बिच्छू की तरह या इनकी तरह? आपने कहा नहीं। तो ये इनके डिफेंस ऑर्गन्स हैं। आपने कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, हमने कहा हेडिंग चलती रहेगी, कुछ इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब इसकी डिटेल आ जाएगी तो अपने आप निकालेंगे हम इनको बाहर, ठीक है। लेकिन हमारा फाइलम क्या है नेक्स्ट? सीलंट्रेटा। तो पहला पॉइंट ये है कि ये भी एक्वेटिक है, ये भी एक्वेटिक है। आपने कहा एक्वेटिक है तो सर मोस्टली कैसे हैं? हमने कहा मोस्टली या जनरली मैरीन है। मैरीन मतलब नमकीन पानी मिलते हैं, समुद्र यानी ओशन या सी के वाटर में मिलते हैं। दूसरा हमने कहा इनमें से कुछ तो होते हैं सीडेंट्री, अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, जो यूजली अधिकतर समय अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं? सेसाइल। सीडेंट्री भी कहते हैं और सेसाइल भी कहते हैं। स्पॉन्जेस क्या हैं? सीडेंट्री हैं। स्पॉन्जेस आर सीडेंट्री, ये तो कभी हिलते ही नहीं है अपनी जगह से, यानी फिक्स्ड टू देयर पोजीशन, ये कभी नहीं हटते अपनी जगह से। वाटर जरूर हटा सकता है पर ये अपने आप कभी नहीं हट सकते। सेसाइल मतलब यूजली ये कुछ ऐसे हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं अटैच वाटर के अंदर। कुछ फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग मतलब फ्री स्विमिंग है, घूमते हैं इधर से उधर पानी के अंदर, फ्लोट करते हैं। तो कुछ फ्री स्विमिंग है, कुछ सेसाइल है। आपने ठीक है सर। हमने इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक है, सब कुछ याद आ गया होगा। आपने कहा बिल्कुल याद आ गया, स्पंज में डिप्लोब्लास्टिक थे। हमने कहा जरा वो बताइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपने कहा सर सेलुलर में तो आपने पोरीफेरा लिखवाए थे सिर्फ, ठीक है, सेकंड क्लास थी शायद, पोरीफेरा। हमने बिल्कुल स्पॉन्जेस आर, यानी स्पॉन्जेस में कौन सा लेवल है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रिकॉल करिए। आपने कहा सेलुलर है। और ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, सारे मल्टीसेलुलर हैं, पहले फाइलम से लेके लास्ट तक। तो हमने फर्स्ट क्लास में बात करी थी कि ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, पर इनके अंदर कौन सा लेवल है? सेलुलर लेवल है। ये स्पंज वाले में भी जाके लिख देना पॉइंट, ये दोनों, ठीक है। लेकिन याद करो उसके बाद टिश्यू लेवल आया था, टिश्यू लेवल सीलंट्रेटा में है, तो इनके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है। सेल मिलकर
कुछ एक कॉमन फंक्शंस करती हैं, तब बोलते हैं टिश्यू लेवल। याद करो, डिवीजन ऑफ लेबर डेवलप हो गया है, मिलकर काम करने की एबिलिटी डेवलप हो गई है। यहाँ पर स्पंज में जस्ट सेल क्या हुई थी, एग्रीगेट्स हुई थी। तो यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपने कहा बिल्कुल सही समझ में आ गया। हमने जरा इनकी सिमेट्री बताइए। आपने कहा सिमेट्री ये थी कि हम इसको दो इक्वल पार्ट में, जैसे ये एक पेन है और ये यहाँ से अगर देखें ट्रांसफर सेक्शन में, इसका समझ लीजिए सेंट्रल एक्सिस है। अगर हम इसको यहाँ से चाहें दो इक्वल प्लेन में बांट, यानी इस प्लेन से दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी। तो जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू एनी प्लेन बट पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, हम क्या कह रहे थे, उसमें रेडियल सिमेट्री है। स्पंज तो एसिमेट्रिकल थे, याद आ गया होगा, एसिमेट्रिकल। बार बार हमें सब चीजें याद लानी होंगी, सिर्फ ये नहीं कि हम एक बार पढ़ के चैप्टर बंद कर दिया या टॉपिक बंद कर दिया। कंपैरिजन जब तक आप करके नहीं स्टडी करेंगे तब तक टर्म याद नहीं होंगे। तो जो सिलेंट्रेट्स है, सिलेंट्रेट्स मीन्स द मेंबर ऑफ सिलेंट्रेटा, वो क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्रिकल, इनमें सिमेट्री है, जबकि स्पंजेस के अंदर सिमेट्री नहीं है। आपने कहा कुछ एग्जाम्पल तो बताइए सर इसके सिलेंट्रेटा के। हमने पहले एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, जल्दी से नोट करिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेटा। नंबर 1 फिजेलिया, नंबर 2 साफ साफ लिखना, गोरगोनिया, एक लाइन छोड़कर, मेंड्रीना, एक लाइन छोड़कर, अडेम्सिया, अडेम्सिया, नंबर 5 पेनाट्यूला। ठीक है, ये कम से कम 5 तो हर वक्त याद रखने चाहिए। और कॉमन एक अलग है, कॉमन एग्जाम्पल हाइड्रा अलग है, हाइड्रा भी लिख लेते हैं। हाइड्रा ये तो कॉमन है, तो आपको हर वक्त ही याद रहना चाहिए, पर नीट के लिए आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे। तो आप कहेंगे सर हर फाइलम में इतने ही होंगे, हमने किसी में से भी ज़्यादा है, किसी में से थोड़े कम लिखे हैं बुक के अंदर, लेकिन किसी में 8 या 10 भी लिखे हुए हैं, और ये सभी याद करने पड़ेंगे। तो एक कोड वर्ड बना लेते हैं जिससे हमें याद रहे। प्लीज गिव मी ऐप। ये तो अलग से एक्स्ट्रा याद रख ले सकते हैं, इसे तो अलग से याद रख लीजिए। ठीक है, तो प्लीज गिव मी ऐप या प्लीज गिव मैप, प्लीज गिव मैप। तो पी फॉर फिजेलिया, गोरगोनिया, मेंड्रीना, एडम्सिया, पेंट्यूला और हाइड्रा, इसको अलग से मिटा देते हैं। ये तो कॉमन है, हमें हर वक्त याद रखना है, कोई मेन नहीं। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रा देखते भी आ रहे होंगे, अभी इसकी डिटेल समझनी है हमें। दिस इज द हाइड्रा। पहले जल्दी से नाम लिखे, फिर इनके कॉमन नेम लिखते हैं। आगे लिखो जब जल्दी से। इसको क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। इसका दूसरा नाम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। गोरगोनिया सी फैन, मेंड्रीना ब्रेन कोरल, एडम्सिया सी एनीमोन और पेंट्यूला सी पेन। अच्छे से इनके नाम याद रख लीजिए, कई बार नीट में पूछा जा चुका है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कौन कहलाता है, फिजेलिया कहलाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पहले इन सबको याद रख लीजिए। अब समझते हैं इनका स्ट्रक्चर।